जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बिहार स्पेशल में कंप्लीट बिहार के ज्योग्राफी को। ठीक है, इससे पहले हम लोग कंप्लीट आधुनिक बिहार के इतिहास को रिवीजन कर चुके हैं, जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार स्पेशल में। तो अगर आप बिहार के किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम लोग एडिटोरियल तथ्य संग्रह से कंप्लीट बिहार के ज्योग्राफी को रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं तो इससे वेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 70 बीपीएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको लेकर सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर का, तो उससे से भी जुड़ जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार भौतिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से भागों में विभाजित हैं? तो देखिए, इसको ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए 3 भाग में बांटकर पढ़ा जाता है ताकि आसानी हो जाए। तो पर्वतीय तराई क्षेत्र है जिसमें आपको आ जाएगा सुमेश्वर, श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। मैदानी क्षेत्र में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार की बात करें तो धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान, बस इतना ही पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। देखिए, सुमेश्वर, श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून मैप में देखें तो ये पड़ जाएगा आपको यहाँ पर पश्चिमी चंपारण में। घाघरा नदी का देख सकते हैं और गंगा नदी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से उत्तरी मैदान हो जाएगा गंगा का और यहाँ से दक्षिणी मैदान हो जाएगा। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती हैं। यहाँ पर गंडक कोसी दोआब, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान हो जाएगा, अंग का मैदान, दक्षिण का पठारी क्षेत्र जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खनिज संपदा यहाँ पर ज़्यादा है जो कि झारखंड से एरिया यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। देखिए, पर्वतीय तराई क्षेत्र क्या है इसे डिटेल में समझते हैं। पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से उपवर्ग हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, सोमेश्वर श्रेणी है। देखिए, इसमें त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 874 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितना है तो ध्यान रखिएगा, 874 मीटर। ये पूछा गया है इसलिए ब्लू कलर का किया गया है। ठीक है, जहाँ भी आपको दिख रहा है ब्लू कलर, समझिए वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाएगा तो सोमेश्वर श्रेणी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 874 मीटर। रामनगर दून की बात करें तो इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार सुमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैदान। देखिए, मैदानी क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। कितना है तो 96% भाग मैदानी भाग हैं। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। यहाँ देखिए, ध्यान देना है आपको। बिहार को अगर पूछेगा कि बिहार का कुल कितना भाग मैदानी है तो 96%। वहीं भारत के बारे में पूछेगा तो भारत का कितना भाग मैदानी है तो आपको ध्यान रखना है 47, कहीं कहीं 46 भी दिया रहता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तरी गंगा का मैदान डिटेल में समझते हैं। देखिए, गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। कहाँ तक है तो नेपाल सीमा तक विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट बात करते हैं घाघरा गंडक दोआब। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। उत्तरी गंगा का मैदान में आ जाएगा घाघरा गंडक दोआब।
3 दोआबों में बांटा हुआ है। कौन कौन से दोआब हैं? घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। ये उत्तरी क्षेत्र में आएगा, उत्तरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में। दूसरा बात करते हैं दक्षिणी गंगा का मैदान, डिटेल में समझते हैं। देखिए, गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से उपवर्ग हैं? तो दक्षिणी में ध्यान रखना है गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। दूसरा पहला में घाघरा गंडक दोआब, गंगा कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। दक्षिणी गंगा में ध्यान रखना है आपको गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, गंगा का मैदान। पठार के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं। कौन कौन से? तो ध्यान रखना है आपको धारवाड़ की चट्टानें और विंध्य चट्टानें। एरिया की बात करें तो धरवाड़ चट्टान वाले मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, ये चारों जिला का नाम ध्यान रखिएगा। ये धरवाड़ चट्टाने के अंतर्गत आता है। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया। तो याद करना है आपको रट के फैक्ट्स। विंध्य चट्टाने में कैमूर, रोहतास, ध्यान रखिएगा। विंध्य में कैमूर और रोहतास हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको याद रखना है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को सौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान की बात करें तो बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी गंगा का मैदान में ज़्यादातर आपको बाढ़ आता है कोसी नदी से, तो बाढ़ विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी सूखे के लिए प्रसिद्ध है। प्रकार निर्माण काल क्षेत्र विशेषताएं चलिए देखते हैं। धारवाड़, देखिए धारवाड़ ये प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ था। क्षेत्र की बात करें तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर ये धारवाड़ वाले क्षेत्र हैं। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी है धारवाड़ क्रम की। तो पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है? तो आपको ध्यान रखना है धारवाड़। करेंट में जो एरिया है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर। विंध्य की बात करें तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। क्षेत्र कैमूर और रोहतास है। विशेषता दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्सियरी प्लीसोटोन युग में हुआ था। पश्चिमी चंपारण इसका एरिया है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र सबसे नवीन पहाड़ी है। सबसे नवीन टर्सियरी आपको ध्यान रखना है। क्वार्टनरी की बात होगी तो प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन ये समय है। इस समय में निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन। क्वार्टनरी का निर्माण इस समय हुआ था। एरिया की बात करें तो ये गंगा का मैदान है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के जलवायु, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको 2 मिनट ध्यान देना है। देखिए, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्या है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ ध्यान रखिएगा बिहार की जलवायु कैसी है। ये 10 बार प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए, कहीं का भी जलवायु को प्रभावित करने के लिए ये नहीं कि बिहार का ही, निम्न कारक रहते हैं। बिहार के संदर्भ में अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी से दूरी कितना है, मानसून का प्रभाव इत्यादि। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति भी मायने रखता है यहाँ की जलवायु के लिए, और ऊंचावच। ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जलवायु की बात करें तो कोपेन उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार को संकेतक CWG, कोपेन के द्वारा उत्तरी बिहार को CWG, दक्षिणी बिहार को AW। दक्षिण बिहार की बात होगी तो
AW ध्यान रखिएगा। उत्तरी बिहार को, ये भी बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। CWG उत्तरी बिहार को किसके अनुसार, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। दूसरे भूगोलवेत्ता हैं त्रिवार्था, इनके अनुसार उत्तरी बिहार CAW और दक्षिण बिहार AW। तो प्रश्न जब भी पढ़िएगा तो देखिएगा किसके अनुसार, थॉर्नबर्ट के अनुसार, त्रिवार्था के अनुसार या कोपेन के अनुसार। ज़्यादातर कोपेन के अनुसार ही पूछा जाता है कि कोपेन के अनुसार दक्षिणी बिहार की जलवायु कैसी है, तो AW, उत्तरी बिहार की CWG। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। थॉर्नबर्ट की बात करिए तो उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र CBW, शेष बिहार को CAW। तो इसको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कोपेन के अनुसार, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु डिटेल में समझते हैं। जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। आप बिहार गए हैं तो आपको पता ही होगा। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान की बात करें तो 47 डिग्री सेल्सियस है। सबसे गर्म स्थान भी पूछा जाता है तो गया आपको ध्यान रखना है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा ऋतु। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर और सबसे कम वर्षा की बात करें तो 101 मीटर, जो कि औरंगाबाद में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज, ध्यान रखना है आपको, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान औरंगाबाद। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शीत ऋतु। देखिए, इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। सबसे गर्म जिला भी गया और सबसे ठंडा जिला भी गया है। जनवरी में सर्वाधिक गर्म माह है बिहार का, और सॉरी जनवरी उल्टा बोल दिया, दिसंबर एवं जनवरी सर्वाधिक ठंडा माह है। और गर्म माह की बात करें तो आपको मई ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम एवं पश्चिम बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। तो देखिए, बिहार में कृषि की दशा एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जोन 1 और जोन 2, जोन 3 और जोन 4। देखिए, जोन 1 में ये देख लीजिए एरिया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान और भोपाल आ जाएगा। 2 जोन में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, ये सभी जोन 2 में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं तीसरे जोन में दक्षिण बिहार को जोन ए और जोन बी में विभाजित किया गया है। 3 का जोन ए और बी, तो कुल 3 जोन में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, लेकिन जोन 3 को 2 उपवर्गों में भी विभाजित किया गया है। तो जोन 3 का बी है गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर है। ठीक है, जोन 3 ए ध्यान रखना है आपको, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और बांका है। जोन 1 में कुल 13 ज़िले हैं। तो ज़िलों का नाम आप एक बार ऐसे रिवीजन कर लीजिए। वैसे मैप से देखें तो आपको ध्यान में आ जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर,
दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो ये जोन 1 में कितने ज़िले हैं? तो 13। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जोन 2 में 8 ज़िले हैं और जोन 3 के ए में 6 ज़िले हैं। जोन 3 बी में कुल 11 जिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। कौन कौन से हैं विशेषताएं? तो चलिए देखते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 1 उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें की बात करें तो ध्यान रखिएगा जोन 1 में कौन कौन सी फसल हैं? गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का। गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का। जोन 2 में जो कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जोन 1 में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जोन 2 में। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का आदि। जूट, धान, चाय, मक्का आदि ये सभी फसल हैं। जोन 3 में इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती हैं। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूं, दाल, अरहर, चना। गेहूं, दाल, अरहर, चना है। बिहार का अपवाह तंत्र देखिए, नदी, बिहार की नदियाँ। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्ग में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से वर्ग हैं? चलिए देखते हैं डिटेल में। हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। देखिए ये नदियाँ ये सदा नीरा वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। पठारी नदियाँ ये वर्षा आधारित नदी हैं। वर्षा होगा तो पानी रहेगा, बाकी समय सूखा रहेगा। हिमालयी नदियाँ ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तर से दक्षिण इसमें ध्यान रखिएगा और इसमें दक्षिण से उत्तर। तो ये मुख्य अंतर है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं, ठीक है। इसका मार्ग पहले से ही निर्धारित होता है, ये कहने का मतलब है। और ये पठारी नदियाँ, ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। ये जिस तरह से ढलान मिलेगा उस तरह से अपना रास्ता बदलती हैं, तो कोई निर्धारित नहीं रहता है इसका मार्ग, ठीक है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं और पठारी नदियाँ की बात करें तो ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। हिमालय नदी ये नदियाँ बाल्य अवस्था में है। ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में है। पठारी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं पठारी नदियाँ, ध्यान रखिएगा। अत्यधिक जल ग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं, लेकिन इसमें देखिए कम बाढ़ की संभावना रहती है क्योंकि वर्षा का जल ही इसमें रहता है। गंगा, गंडक, कोसी, महानदा ये सभी एग्जाम्पल हैं। और पठारी नदी की बात करें तो सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय ये सभी पठारी नदी के उदाहरण हैं। ये केवल बिहार की बात हो रही है, ठीक है। बिहार की नदियाँ यहाँ पर देख सकते हैं सबका लोकेशन। गंडक नदी यहाँ पहले गंडक आएगी, बूढ़ी कभी कभी अरेंज करने के लिए भी पूछ दिया जाएगा, तो एक बार ध्यान से मैप को स्कैन कर लीजिए माइंड में। बागमती, फिर कमला, ये नदियों का क्रम है, ठीक है। कोशी, मेची, महानंदा। दक्षिण से जाने वाली नदियां हैं करमनासा, सोन, पुनपुन, निरंजना, फाल्गु, मोहाना और किऊल नदी है, ठीक है। ये अजय नदी होगी, यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, अजय नदी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नदियों का उद्गम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे कोई भी बिहार का वनडे एग्जाम है, तो ध्यान रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से होता है, ठीक है। संगम मुहाना बंगाल की खाड़ी है और बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। घाघरा नदी तिब्बत से इसका उद्गम है। गंगा सारण में ये मिल जाता है, ठीक है। 83 किलोमीटर है इसकी लंबाई बिहार में। गंडक नेपाल से निकलती है। गंगा में सोनपुर में मिल जाती है गंडक नदी। 260 किलोमीटर है। बूढ़ी गंगा सोमेश्वर प्रणाली है और संगम मुहाना है गंगा खड़गिया 320 किलोमीटर। बागमती महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, ठीक है। और कोसी इसका संगम मुहाना है। 394 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कमला नदी की बात करें तो महाभारत श्रेणी से निकलती है, मुहाना है। कोसी नदी इसकी लंबाई नहीं इम्पोर्टेंट है। कोसी
गोसाई स्थान नेपाल से निकलती हैं गंगा कुर्सेला कटिहार में मिल जाती हैं। इसका मुहाना है, 260 किलोमीटर लंबाई है बिहार में। महानंदा की बात करें तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से महानंदा निकलती है, मालदा गंगा में इसका मुहाना है। करमनासा की बात करें तो ये विंध्य पहाड़ी से निकलती है गंगा में, चौसा इसका मुहाना है। सोन सोन देखिए अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा दानापुर में इसका मुहाना है। पुनपुन की बात करें तो झारखंड पलामू से और गंगा फतुहा में मिल जाती है। फल्गु निरंजना की बात करें तो छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती हैं। अजय नदी जमुई से निकलती हैं गंगा में, इसका मुहाना पश्चिम बंगाल में है। किउल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है गंगा लखीसराय में इसका मुहाना है। सकरी की बात करें तो छोटा नागपुर पठार और किउल नदी के साथ गंगा में मिल जाती हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, कंप्लीटली आपको याद हो जाएंगे। गंगा नदी को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। देखिए गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अलकनंदा भागीरथी ये दोनों एक आपस में मिल जाती हैं। कहाँ पर? तो देवप्रयाग में, वहीं से इसका नाम गंगा रहता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है, इसलिए गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती हैं और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती हैं। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोनपुर, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो आपको ध्यान रखना है पद्मा। घाघरा नदी को डिटेल में समझते हैं। देखिए यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सीवान में प्रवेश करती हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? तो सारण में मिल जाती है। मानसरोवर तिब्बत से निकलती हैं। कौन नदी निकलती हैं? तो घाघरा नदी, ध्यान रखिएगा। अन्य नाम है सरयू, इसका मैदानी भाग में। गोगरा करनाली नेपाल में इसका नाम है। आदि इसकी सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ आपको ध्यान रखना है, राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती हैं। ठीक है, गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में सप्त गंडकी शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौज बनाती हैं और बिहार में भांसा, लोटन, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती हैं। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी की बात करें तो सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसके अन्य नाम है सिकरहना, ऊपरी भाग में है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं मसान, बालोर, चिरू, धनौती आदि। बागमती नदी, देखिए बागमती नदी चलिए डिटेल में समझते हैं। ये बिहार में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती हैं। ये बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती हैं, अतः अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोसी नदी की बात करें तो यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। गोसाई स्थान ध्यान रखिएगा, यहाँ से निकलती है। इसे नेपाल में क्या सप्त कोशिकी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती हैं तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का स्रोत यानी कि बिहार का अभिशाप कहा जाता है। सहायक नदियाँ ध्यान रखिएगा,
अरुण, तमोर, लीखू, दुधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी आदि हैं इसकी सहायक नदियाँ। महानंदा नदी की बात करें तो डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? तो मालदा पश्चिम बंगाल में। उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं पेनौर, नागर, बालासर, मेची हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं करमनासा नदी। इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुए चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। सोन नदी, इसके पीछे देखिए अपवित्र करने के पीछे पौराणिक कथाएं हैं। सोन नदी की बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। यह रोहतास बिहार एवं गंडवा जिले झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती हैं। रोहतास तथा भोजपुर की पूरी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। कौन सी नदी है? तो ध्यान रखिएगा, सोन नदी है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है सोन। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल प्रमुख सहायक नदी हैं। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास, इंद्रपुरी, वराज, बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया था। ठीक है, यहाँ से सिंचाई रोहतास भोजपुर वाले एरिया में होती हैं, जिससे प्रमुख उत्पादक बन गया है चावल का। चावल के खेती के लिए पानी ज़रूरी है, तो पहले नहीं था लेकिन बांध बनने के बाद यहाँ पे काफ़ी चावल का उत्पादन हो गया है। तो ध्यान रखना है, ये पूछ देगा कि डेहरी बांध इंद्रपुरी, बैराज और बाणसागर किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है बांध। पुनपुन नदी की बात करें तो यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर, मादर, दरधा आदि हैं। यह दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। फल्गु नदी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, यही नदी के पास ही, नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल ब्रिज के नीचे आप सभी को पता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीला, जन, निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती हैं और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती हैं, जो गंगा की उपनदी है। गंगा में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थ यात्री आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। कौन कौन से शहर हैं? तो चलिए देखते हैं। पटना, पटना गंगा नदी के किनारे है। मोकामा गया नदी के, देखिए पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर। पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर ये सभी गंगा नदी के किनारे हैं। घाघरा नदी के किनारे छपरा, ध्यान रखिएगा। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे हैं और सोनपुर गंडक नदी के किनारे हैं। तो दो ध्यान रखना है, सोनपुर और हाजीपुर ये दोनों गंडक नदी के किनारे हैं। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर। दरभंगा बाघ नदी के किनारे, बाघ नदी के, और गया है फल्गु नदी के किनारे। फतुहा की बात करें तो ये पुनपुन नदी और गंगा नदी दोनों के किनारे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हम लोग सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी तीन भागों में बांटकर समझते हैं परियोजनाओं के बारे में। देखिए, जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जन संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? चलिए डिटेल में समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो डेहरी रोहतास में किया गया था। डेहरी कहाँ पर है? तो ये रोहतास जिले में है। 1874 में सोन नदी परियोजना, यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी परियोजना है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई हैं। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, और पटना के तक सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिले में सिंचाई की जाती है। ठीक है,
सोन नहर पर दो विद्युत केंद्र जल विद्युत केंद्र हैं। कौन कौन से? डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट पावर है, तथा बारूनी जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट पावर है, इसका स्थापित किए गए हैं। अब चलिए देखते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। ध्यान से सुनिए, डिटेल में समझते हैं। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई हैं। पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। ठीक है। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोनों नहर के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी नहर को ही जो कि 3 भागों में विभक्त है, तिरहुत, त्रिवेणी, दोनों, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोनों नहर से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सीवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर में भी बना हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजना कोसी के बारे में समझते हैं डिटेल में। देखिए, कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई थी। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। स्थापना हुआ था 1953 में, और 1965 में हनुमान नगर बांध तैयार हुआ था। ये कोसी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में है। ठीक है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है, पूर्व वाले क्षेत्र हैं। और पश्चिमी की बात करें तो दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जलप्रपात। देखिए, जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात हैं, इसे ध्यान रखिएगा। फैक्ट्स ये आपको रटना ही होगा। ककुलत जलप्रपात नवादा में, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिहार का। दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास जिले में है। करमनासा जलप्रपात बक्सर में है, और धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में, जीआर कुंड जलप्रपात भोजपुर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। ठीक है। बिहार के प्रमुख जिले, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कांवर झील, ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में। घोघा झील कटिहार में। कुशेश्वर झील दरभंगा में। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। और अनुपम झील की बात करें तो ये कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में। जगतपुर झील भागलपुर में। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। सरैया मन ये बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। पिपरा मन झील, सराया मन, बेतिया पश्चिम चंपारण में। जगतपुर झील की बात होगी तो ध्यान रखना है आपको, भागलपुर में। सिमरी सहरसा, स से सिमरी, स से सहरसा। अनुपम झील की बात होगी तो कैमूर, ध्यान रखिएगा। कुशेश्वर झील, जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ये दरभंगा जिले में है। बिहार की प्रमुख नहरें एक बार चलिए देखते हैं। देखिए, त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाए गए हैं। तिरहुत नहर भी गंडक नदी पर गंडक नदी पर। ठीक है। इससे लाभान्वित त्रिवेणी, तिरहुत और दोन से लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं तो ध्यान रखिएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली हैं। दोन गंगा नदी पर। ठीक है। नहर है। दोनों नहर कहाँ पर हैं तो ये गंडक नदी पर हैं। पूर्वी कोसी है कोसी नदी पर। पश्चिमी कोसी तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, कोसी लगा ही है। अररिया, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल पश्चिमी कोसी से सिंचाई होता है। और पूर्वी कोसी से अररिया, सुपौल, पूर्णिया। राजपुर की बात करें तो ये कोसी नदी पर है। सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय लाभान्वित क्षेत्र है। पूर्वी सोन पर ये सोन नदी पर है। सोन से स्पष्ट है, पूर्वी सोन से सोन नदी पर। लेकिन
क्षेत्र आप ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल। पश्चिमी सोन की बात करें तो ये सोन नदी पर रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर हैं। ठीक है। बिहार के प्रमुख गर्म कुंड जल कुंड हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, राजगीर में कौन कौन से ये गर्म जल कुंड हैं, तो एक बार देखते हैं। ब्रह्म कुंड बिहार का सबसे गर्म कुंड है जो कि राजगीर में है, ब्रह्म कुंड। सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। मुंगेर में देखिए लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार, ऋषिकेश कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड, ये सभी बिहार में हैं। गया में केवल एक ही कुंड है, अग्नि कुंड। तो ज़्यादातर आपको मुंगेर में देखने को मिलेंगे और राजगीर में उसके बाद दूसरे स्थान पर हैं। राजगीर में कुल 6 कुंड देखने को मिलेंगे और मुंगेर में कितने हैं? कुल 10 कुंड हैं। ठीक है, कुल 9 कुंड है मुंगेर में। गया में एक है। बिहार की मिट्टी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में। देखिए, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीकी कार्बनिक तथा अकार्बनिक विशिष्ट कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। मृदा के अपरदन को मृदा विज्ञान कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपूर्ण, कक्षारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया गया है। उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी। देखिए, पर्वत पादीय मिट्टी, दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी है। उत्तर बिहार की मिट्टी ध्यान रखिएगा, पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसे बांगर कहा जाता है मिट्टी है, और नवीन जलोढ़, खादर मिट्टी, ये उत्तर बिहार की मिट्टी है। दक्षिण बिहार की मिट्टी टाल मिट्टी है, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ जिसे करैल या केवाल के नाम से भी जाना जाता है लोकल भाषा में। लाल मिट्टी वल्थर मिट्टी है। ठीक है, लाल मिट्टी को ही वल्थर मिट्टी कहा जाता है। उत्तर बिहार की मिट्टी डिटेल में समझते हैं। देखिए, उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से उपवर्ग हैं? तो पर्वत पादीय मिट्टी है। देखिए, यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। ये मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी की बात करते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। देखिए, इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का सर्वाधिक प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। तो देखिए, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों द्वारा लाए गए प्रतिवर्ष अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं सिक्का की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी
दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? तो टाल मिट्टी। टाल मिट्टी के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, टाल मिट्टी निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी फटी है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कगारी मिट्टी की बात करें तो देखिए, गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पुराने जलोढ़ यानी कि करैल केवाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सूखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर और गेहूं है। लाल मिट्टी जो कि बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। कौन कौन से एरिया है ध्यान रखिएगा। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक। नेक्स्ट बात करते हैं, यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती हैं तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो देखिए, लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। वन एवं वन्यजीव डिटेल में समझते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए, ध्यान से सुनिए। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। किस तरह के वन पाए जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये ब्लू कलर का है। देखिए, यहाँ ये प्रश्न बना हुआ है पिछले एग्जाम में। इस पर्णपाती वनों को उनकी विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। मानसूनी पर्णपाती वन के ही 2 नाम हैं, मतलब 2 पार्ट में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। चलिए डिटेल में समझते हैं एक एक करके। आर्द्र पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवाई घास, हाथी घास, नरकट, वेंत आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमल, ताश, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार के वन्य जीव अभयारण्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको 2 मिनट बस ध्यान देना है। देखिए, बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 अभयारण्य हैं, वन्य जीव अभयारण्य है। एक एक करके समझते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी चंपारण है, ये भी बहुत बार पूछा गया है बिहार के एग्जाम में। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार में सबसे घने वन पाए जाते हैं। सबसे घने वन कहाँ पाए जाते हैं तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं। दूसरा है भीम बांध एवं वन्य जीव अभयारण्य, ये मुंगेर में है। 680 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है जो कि मुंगेर जिले में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार की बात करें तो ये गया जिले में है। 259, देखिए गौतम बुद्ध का नाम है तो आपको सभी को पता है, महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी तो इनके नाम पर है गया में। तो लोकेशन तो याद करने में कोई कष्ट नहीं होगा। 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कांवर झील
वन्य जीव अभयारण्य कांवर झील बेगूसराय में हम लोग याद किए हैं ऊपर, तो ये वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय में है। 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये रोहतास जिले में है। 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। नागी बांध पक्षी विहार जो कि ये जमुई जिले में है। 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सबसे छोटा अभयारण्य है। ठीक है। नागी नकटी ये अभी करंट में चर्चा में है। इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है जो कि जमुई जिले में है। नागी नकटी, ध्यान रखिएगा, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है 2024 में। तो ये दोनों का संबंध जमुई जिले में है। नकटी डैम वन्य जीव अभयारण्य 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं पंत वन्य जीव अभयारण्य जो कि नालंदा राजगीर जिले में है। राजगीर के नालंदा जिले में है। 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य ये भी पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि और उदयपुर दोनों ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण में है। 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष्य है इसके अंदर। ठीक है। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्य जीव अभयारण्य दरभंगा में 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है। विक्रमशिला डॉल्फिन ये भागलपुर में है। 80 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक है। भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। वरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो कि वैशाली जिले में है। नेक्स्ट बात करते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021। देखिए अभी आपको 2021 को ही लेकर चलना होगा क्योंकि नया अभी रिपोर्ट नहीं आया है। तो एग्जाम में 2021 के ही रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको बस 5 मिनट ध्यान देना है। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट की श्रृंखला 17वीं रिपोर्ट है। इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स साइट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वन आवरण, देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है जो लगभग 1.03% है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण। वन आवरण क्षेत्रफल 7381 वर्ग किलोमीटर है। परसेंट 7.84%। वृद्धि हुई है वन आवरण में 75 किलोमीटर। परसेंट वृद्धि 7.84, ये बहुत बार पूछा गया है। वृक्षावरण की बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर है। परसेंट 2.48% है और वृद्धि हुई है 338 वर्ग किलोमीटर। कुल 9722 वर्ग किलोमीटर है। 10.32% की वृद्धि हुई है कुल में और 483 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है कुल में। ठीक है। वन आवरण और वृक्षावरण को लेकर तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। जिलों में वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार देखिए सबसे अधिक की बात करें तो कैमूर, ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके बाद शेखपुरा, फिर शेखपुरा दूसरे स्थान पर है। ठीक है। सबसे कम स्थान शेखपुरा में और सबसे ज़्यादा कैमूर में। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा हुई है और सबसे कम अरवल में हुई है। रोहतास में सबसे ज़्यादा, सबसे कम जहानाबाद में हुई है। ठीक है। ये क्षेत्रफल के अनुसार था। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर बढ़ोतरी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा वन आवरण में कैमूर सबसे ज़्यादा हो जाएगा और सबसे कम हो जाएगा आपको शेखपुरा। एग्जाम में आपको लास्ट से 3 पूछा जाएगा या फिर जो सबसे ज़्यादा है उससे 3। तो कैमूर में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है पश्चिमी चंपारण, फिर
और रोहतास। ठीक है, ये डेटा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते हुए तीन सर्वाधिक वृद्धि वाले हैं ये तीन जिले, और सबसे कम निचले स्थान पर शेखपुरा, उसके बाद हो जाएगा आपको अरवल, फिर जहानाबाद। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में वनावरण में कैमूर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जमुई और तीसरे स्थान पर है नवादा। ठीक है, सबसे कम पूछेगा तो ध्यान रखना है, सबसे कम है शेखपुरा, उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे निचले स्थान से दूसरे स्थान पर है बक्सर, फिर सीवान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि नुकसान वाले जिले हैं। देखिए, बांका पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर जमुई और गया। वनावरण के नुकसान वाले ज़िले आपको ध्यान रखना है, माइनस में कैमूर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं हुआ है बल्कि बढ़ोतरी हुई है, सुपौल और रोहतास हुआ है। ठीक है, कम हुआ है कहाँ पर, तो बांका, जमुई, गया में। कैमूर, सुपौल और रोहतास में बढ़ा ही है, देखिए माइनस में है इसलिए बढ़ा है, क्योंकि नुकसान नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य बिंदु। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 7,096.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% है। बिहार में वृक्षारोपण। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के 2021 के अनुसार बिहार में 2,341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र का वृक्षारोपण है, जो राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48 है। 2019 की तुलना में वृक्षारोपण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ध्यान रखिएगा 338 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत परसेंट क्षेत्र। अति सघन वन 70%, अधिक शिखर सघनता है। मध्यम सघन वन 40% से 70% शिखर सघनता है। खुले वन 10% से 40% शिखर ये सघनता है। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले हैं बहुत घने वन, फिर मध्यम रूप से घने, जिसमें आपको पश्चिमी चंपारण आ जाएगा घने में भी, और मध्यम रूप से घने में भी पश्चिमी चंपारण। ये डेटा उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, कितना याद रखिएगा, तो जिलों का नाम बस याद रख लीजिए। खुले में कैमूर है। नेक्स्ट बात करते हैं 2019 एवं 21 वनावरण की तुलना। बहुत घने वन में इतना वृद्धि हुई 333 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 333 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने दूसरे स्थान पर और खुले वन तीसरे स्थान पर वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 करोड़ एकड़ में फैला है। यह उद्यान गंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, एशिया का है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पटना में है। जनवरी 2021 में बिहार के सबसे पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में मनाया गया था। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कुल 31 है। बिहार में आपदा प्रबंधन देख लेते हैं एक नज़र में, ध्यान से सुनिए। बिहार एक मैदानी है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसमें अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। बिहार में 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित हैं तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित हैं। 38 जिले में 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं और 28 जिले में 15 अत्यधिक और 13 कम बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत की कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले 15, ये सभी नाम देख सकते हैं। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा है। खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार है। ठीक है, कम बाढ़ प्रभावित वाले क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा है। बाढ़ आने के प्रमुख कारण क्या हैं, तो देखिए,
बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना। उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना। तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि है। ठीक है, सूखा की स्थिति देख लेते हैं। देखिए, मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होते हैं, जो कि दक्षिणी बिहार है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि हैं। नेक्स्ट है सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं भूकंप। देखिए, बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। भूकंप के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4 एवं 3 में विभाजित किया गया है। 5 जोन में अत्यधिक प्रबलता को कहा जाता है। 5 जोन को रखा गया है। अत्यधिक प्रबलता यहाँ पे किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी है। जोन 4 में मध्यम प्रबलता है। यहाँ पर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर। और जोन 3 जो कि निम्न प्रबलता है, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जितने हिमालय से सटा हुआ है वहाँ पर ज़्यादा प्रबलता है। नेक्स्ट बात करते हैं चक्रवात। देखिए, बिहार भौगोलिक रूप से समृद्ध समुद्र से तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। देखिए, जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। नेक्स्ट है बिहार की अर्थव्यवस्था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं एक एक करके सभी टॉपिक को। तो चैनल से जुड़े लगिए। क्लास आपको कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।